गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन 4 परमाणु संरचना की संरचना। परमाणु की संरचना में आपका पार्ट 6 में हम पढ़ रहे हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले हमने जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। परमाणु क्या है और जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में व्याख्या की थी। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की व्याख्या के फेल हो जाने के बाद में अब आता है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ये क्या है, चित्र है, जिससे रदरफोर्ड का एक स्वर्ण प्रयोग के नाम से इसको जाना जाता है। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग का चित्र है। ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग का क्या है, चित्र है। अल्फा कण वैल्यू है, अधिकतर कण क्या अवक्षेपित हो जाते हैं। ये आपकी है सोने की पतले की पन्नी, पतली सोने की पन्नी, पतली सोने की क्या है, पन्नी होती है। ठीक, अब इस प्रकार से ये कण क्या होते हैं, कुछ कण क्या सीधे अवक्षेपित हो जाते हैं, कुछ 180 डिग्री पर, कुछ 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। इस प्रकार ये तो ये अल्फा कण रदरफोर्ड के स्वर्ण का प्रयोग है। ये गोलाकार प्रतिदीप्ति का आवरण होता है। गोलाकार प्रतिदीप्ति आवरण है। ठीक, तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का एक क्या है, चित्र है। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का चित्र, उसका दूसरा चित्र है आपका अल्फा कण के प्रकीर्णों का नामांकित चित्र। तो इसमें दो चित्र पूछे जाते हैं। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका नाभिक, परमाणु का क्या हुआ, नाभिक से ये दो रेखाएं इस तरह से। अब होता है इसमें जो अल्फा कणों की जब बौछार कराते हैं तो कुछ कण तो क्या है सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण 180 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। देखो कुछ कण ये विक्षेपित हुए, इस प्रकार इधर से ये कण क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। और कुछ कण क्या सीधे निकल जाते हैं, इस प्रकार ये कण क्या है, सीधे निकल गए, ये इधर गए, ये कण इधर निकल गए। अल्फा कण सीधे निकल जाने वाले कण ये कौन से हैं, सीधे निकल जाने वाले कण, निकल जाने वाले कण। ठीक, ये चित्र है अल्फा कणों का विकिरण का नामांकित चित्र। अल्फा कणों के विकिरण का चित्र ऊपर वाला है। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, अल्फा कणों का विकिरण का चित्र। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है, अब देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। सन 1911 में अर्नेस्ट, इसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
नाविक की खोज की, मतलब इसको नाविक की भौतिकी का जनक माना जाता है। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाविक की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाविक की खोज की तथा परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए एक प्रयोग किया रदरफोर्ड को नाभिक की भौतिकी का जनक कहा जाता है। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने सोने की पतली झिल्ली जो लगभग 1000 परमाणु के बराबर थी, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पतली झिल्ली ली जो कि लगभग 1000 परमाणु के क्या थी, बराबर मोटी थी, 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी और उन पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। मतलब 1000 जो परमाणु के बराबर मोटी झिल्ली थी पतली सोने की, उस पर अल्फा कणों की उसने क्या बौछार कराई। अब जो ये अल्फा कण होते हैं वह हीलियम के होते हैं 2He4। अल्फा कण 2He4 हीलियम के क्या होते हैं, कण होते हैं। अल्फा कण हीलियम के क्या होते हैं, कण होते हैं। उनकी उसने क्या करवाई, बौछार करवाई। ठीक। अब सोने की झिल्ली के चारों ओर और सोने की झिल्ली के चारों ओर सोने की झिल्ली के चारों ओर ZnS जिंक सल्फाइड का लेपन कर दिया। सोने की झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन कर दिया। सोने की झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड का क्या लेपन कर दिया और अल्फा कण इस पर्दे से टकराने के बाद प्रतिदीप्तन मतलब एक चमक उत्पन्न करते हैं। और सोने की पतली झिल्ली पर उसने अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के क्या बने होते हैं। अब सोने की झिल्ली के चारों उसने जिंक सल्फाइड का क्या लेप कर दिया और अल्फा कण इस पर से टकराने पर एक प्रतिदीप्तीय चमक क्या उत्पन्न करते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा जाता है और अल्फा कणों की बौछार होती है
और क्या होती है, अल्फा कणों की क्या होती है, बौछार होती है। जो अल्फा कणों की बौछार होती है उसको इससे देखा जा सकता है। अब इस प्रयोग के कुछ क्या है, प्रेक्षण। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन इस प्रकार थे। इस प्रयोग पर प्राप्त प्रेक्षण क्या है, इस प्रकार थे, मतलब उन्होंने निरर्थकों ने देखा। इस प्रयोग पर जो भी उसने प्रयोग किए, प्रेक्षण किए, वो इस प्रकार थे। उसने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से, अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वह सोने की पतली झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। मतलब अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, बिना विक्षेपित हुए क्या सीधे निकल जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक, मतलब जो अधिकांश तो अल्फा कण होंगे वो सोने की पतली झिल्ली से बिना टकराए क्या सीधे निकल जाते हैं। और कुछ बहुत कम जो अल्फा कण कुछ अंश कोण से कुछ अल्फा कण जो होते हैं कुछ अंश कोण से क्या होते हैं, विक्षिप्त होते हैं। बहुत कम अंश कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित हो गए। मतलब कुछ तो क्या है सीधे निकल गए, कुछ जो अल्फा कण होते हैं बहुत अंश कोण से क्या विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा है 20,000 कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से एक कण 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण का विक्षेपण, मतलब 20,000 कणों में से एक अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण पर होता है। 180 डिग्री के कोण पर हुआ, 180 डिग्री के कोण पर उनका विक्षेपण हुआ। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण अत्यंत अत्यंत क्या थे, अनपेक्षित थे। तो इस प्रयोग से जो प्रेक्षण उसने प्राप्त किए वो क्या अचंभित थे और आशा के क्या थे, विपरीत थे। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर उसने क्या, इन प्रेक्षणों के आधार पर उसने क्या कुछ निष्कर्ष निकाले। जो भी उसने प्रेक्षण करे उनके निष्कर्ष क्या निकाले, निरर्थकों ने प्रेक्षणों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष यही था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला और आवेशहीन होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला व आवेशहीन होता है। इसलिए अल्फा कण सीधे निकल गए। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या खोखला होता है, इसलिए अल्फा कण क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है व आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे निकल गए। ठीक, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष था, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। उसने देखा कि कुछ कण क्या अल्फा कण क्या विक्षेपित हो जाते हैं। अब इसलिए निश्चित है विक्षेपणों का, इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल कुछ कण क्या विक्षिप्त हो जाते हैं तो उन पर प्रतिकर्षण बल लगा होता है। उन पर क्या लगा रहता है, प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह
एक जगह रहता है, केंद्रित रहता है, एक जगह केंद्रित होना चाहिए, एक जगह केंद्रित होना चाहिए। तो उस प्रयोग परीक्षणों के निष्कर्ष थे कि कुछ अल्फा कण क्या विक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि उन पर प्रतिकर्षण बल क्या लगा होता है। अतः समस्त जो धनावेश होता है वह परमाणु के अंदर एक जगह क्या होना चाहिए था, केंद्रित होना चाहिए। मतलब संपूर्ण जो खोखला भाग है उसका धनावेश परमाणु के एक जगह केंद्रित होना चाहिए था। तीसरा है परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। परमाणु में धनावेश का आयतन, परमाणु में जो धनावेश का आयतन परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन, परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब परमाणु धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इस धनावेश के आयतन को, इस धनावेशित आयन को नाभिक कहा। इस धनावेशित आयन को उसने क्या नाभिक कहा। इस धनावेशित आयतन को, इस धनावेशित आयतन को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। अब परमाणु का जो व्यास होता है, परमाणु का व्यास लगभग 10⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का जो व्यास होगा, नाभिक का व्यास होता है 10⁻15 मीटर होता है, 10⁻15 मीटर होता है। नाभिक का व्यास 10⁻10 मीटर होता है, जबकि परमाणु का व्यास का 10⁻15 मीटर होता है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर, उपर्युक्त 3 निष्कर्षों के आधार पर, उपयुक्त 3 जो निष्कर्ष निकाले उसके निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड परमाणु के ने मॉडल प्रस्तुत किया। पहले परीक्षण करे, परीक्षण के आधार पर क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष के आधार पर उसका मॉडल के मुख्य बिंदु। तो मॉडल के आप आते हैं मुख्य बिंदु। तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक के मध्य केंद्र चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में क्या होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरा है परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। अब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में क्या तीव्र गति से घूमते हैं, जिसको उसने क्या है, कच्चा कहा। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के चारों घूमते हैं, जिसको उसने कच्चा या कोष कहा। तीसरा मुख्य बिंदु है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। अतः निश्चित रूप से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो ये रदरफोर्ड परमाणु के मुख्य बिंदु है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है या खोखला होता है, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के चारों का चक्कर काटते हैं, जिनको कक्षा या कोष कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अतः निश्चित रूप से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं।
जैसे कि परमाणु का ये क्या हुआ, नाभिक, ये परमाणु का क्या है, नाभिक, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिक। और नाभिक जितने रूप से संबुद्ध नाभिक के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए परमाणु को वैध उदासीन कण क्या माना गया है, उदासीन माना। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ, क्या क्या कमी, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियाँ हैं। तो पहली कमियाँ ये रही रदरफोर्ड की, यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड जो है वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा है परमाणु की इलेक्ट्रॉन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। जो परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना है उसको स्पष्ट नहीं सका, मतलब परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर सका। जैसे कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। अब जब लगातार वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ चारों गति करेगा तो ऊर्जा की कमी होगी, वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा कि नहीं करेगा, मतलब लगातार ऊर्जा का क्षय होगा कि नहीं होगा, उसकी बात की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का क्षय होगा या अवशोषण होगा, इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। और यह परमाणु के स्पेक्ट्रम, यह परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ये परमाणु के स्पेक्ट्रम और एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में और व्यवस्था में उसको नहीं समझा सका। मतलब मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार परमाणु जब क्या बाह्यतम कक्षा के चारों लगातार जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा, उसकी व्याख्या नहीं कर सका। एक परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका। और परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में व्याख्या नहीं कर सका, जिस कारण से ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने आज की वीडियो में क्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के संपत्र प्रयोग, अल्फा कणों का विकिरण प्रयोग का चित्र, दोनों चित्रों को आपको क्या रफ में बार बार बना के अभ्यास करना है। ठीक, तो रदरफोर्ड को नाभ के भौतिकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब रदरफोर्ड के संपत्र प्रयोग के आधार पर उसने क्या कुछ परीक्षण लिए थे। रदरफोर्ड ने संपत्र प्रयोग के आधार पर कुछ परीक्षण निकाले। उसमें 3 परीक्षण प्रयोग हैं। कुछ अधिकांश क्या है, सोने की पतली झिल्ली पर बिना विक्षेपित हो जाते हैं, तो कुछ क्या सीधे निकल जाते हैं, और कुछ विषारी कणों में से एक कण क्या ऐसा क्या वापस आता है। इन परीक्षणों के आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष में यही है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या खोखला होता है, आवेशहीन होता है, इसलिए क्या है अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण क्या विक्षेपित होते हैं क्योंकि उन पर प्रतिकर्षण बल लगा होता है, इस कारण विक्षेपित होते हैं। और समस्त जो धनावेश परमाणु के अंदर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए था। और निष्कर्ष में ये है कि परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में क्या बहुत कम था। तो पहले परीक्षण कितने इसके 3 परीक्षणों के आधार पर उसने 3 क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। उसके बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की उसने व्याख्या की। व्याख्या में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या पूछी तो उसके मुख्य बिंदु आपको लिखने होते हैं। 3 मुख्य बिंदु होते हैं, 2 उसकी क्या होती हैं, कमियाँ होती हैं। इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या होती है, व्याख्या होती है। अब कमियों में यह है कि परमाणु के वह स्थायित्व को क्या नहीं समझा सका, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका।
दूसरी, परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार से होगी कि नहीं होगी उसकी व्याख्या नहीं कर सका। और मैक्सवेल के सिद्धांत अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में लगातार गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कि अपसर्जन होगा, इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। और परमाणु के स्पेक्ट्रम तथा एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में, व्यवस्था के बारे में ये नहीं बता सका, जिसके कारण यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने के बाद अगला नियम आपका आएगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो आज की वीडियो में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में व्याख्या की। जो भी वीडियो हम भेज दें उसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।